बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की मेरी ये वीडियो इजराइल और फ़लस्तीन की मसले पर है। दोस्तों, वैसे तो आप लोगों ने इजराइल और फ़लस्तीन के मसले के बारे में हमेशा से सुना है। जब से 7 अक्टूबर 2023 का अटैक हुआ है इसराइल पर हमास की ओर, उसके बाद तो इसराइल ने फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी करने के लिए हर तरीके इस्तेमाल किया है। उस दिन से लेकर आज तक आए रोज हम सुनते हैं कि इसराइल ने इतने मासूम फ़लस्तीनी बच्चों को शहीद कर दिया, इसराइल ने अस्पताल पर बम गिरा दिया, इसराइल ने मासूम औरतों को शहीद कर दिया, इसराइल ने बुड्ढों को शहीद कर दिया। पूरी दुनिया में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहे हैं। मुस्लिम ममालिक में उसके खिलाफ गम और गुस्से का इजहार किया जा रहा है। पाकिस्तान में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहे हैं, चलते आ रहे हैं उस दिन से जिस दिन ये अटैक हुआ था। बाई प्रोडक्ट्स को बाइकाट कर रहे हैं। इंटरनेशनल जस्टिस कोर्ट ने यहाँ तक कि इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को किलर डिक्लेयर कर दिया। मतलब यूएन में बहुत सारे रेजोल्यूशन पास हो गए सीज फायर करने के लिए, और अमेरिका ने उन्हें हमेशा से वीटो कर दिया। मतलब ये जुल्म की दास्तान आप बहुत ज्यादा सुन चुके हैं। जब से 7 अक्टूबर 2023 का अटैक हुआ है हमास की ओर इसराइल पर, उसके बाद तो कभी रोका ही नहीं ये मसला। और आज तक 47,000 से ज्यादा फलस्तीन मारे जा चुके हैं और लाखों बेघर होकर चले गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इस मसले को तारीख हिस्ट्रिकली देखते हैं कि ये मसला कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ और हम यहाँ से कैसे पहुंच गए। तो हम इसको हिस्ट्रिकली देखते हैं। हिस्ट्रिकली अगर देखा जाए तो 1047 बीसी में यहाँ पर यहूदी रहते थे, किंगडम ऑफ इसराइल के नाम पर, जहाँ आज इसराइल और फलस्तीन रहते हैं। तो यहूदियों का बादशाह सोलोमन इधर रूल करता था। क्या हुआ, उन्होंने अपने रूल के जमाने में माउंट टेम्पल बनाया जिसे मुसलमान हरम अल शरीफ कहते हैं। तो क्या होता है, हिस्ट्री में आगे फॉरवर्ड करते हैं, साल 586 बीसी में यहाँ पर बेबीलोनियन आते हैं और वो माउंट टेम्पल को डेमोलिश करते हैं। इसके बाद पर्शियन आते हैं और वो माउंट टेम्पल को फिर से बनाते हैं और इसका नाम रखते हैं सेकंड टेम्पल। और इसके बाद यहाँ पर हमला होता है रोमन एम्पायर का, जो फिर से माउंट टेम्पल को डेमोलिश करता है। माउंट टेम्पल की अगर मैं बात करूं तो ये इंपॉर्टेंट है यहूदी के लिए भी, मुसलमानों के लिए भी। तो क्या होता है तारीख में फिर इसी जगह, इसी जहां पर यहूदी रहते हैं, यहूदियों के इलाके में जीसस क्राइस्ट का जन्म होता है। जीसस क्राइस्ट जब यहाँ पर एक यहूदी फैमिली में पैदा होता है और एक नए मजहब को प्रीच करता है, मतलब क्रिश्चियनिटी को प्रीच करता है और लोगों में क्रिश्चियनिटी बढ़ाता है। तो क्या होता है, ये बहुत ज्यादा, जीसस क्राइस्ट बहुत ज्यादा पॉपुलर होता है और लोग इसे बहुत ज्यादा मानने लगते हैं। तो यहूदियों को ये बात अच्छी नहीं लगती और वो जीसस क्राइस्ट को क्रॉस पे लटका कर मार देते हैं। तो फिर इससे इससे क्रिश्चियंस के बीच में यहूदियों के लिए नफरत पैदा होता है, क्योंकि वो सोचते हैं यार हमारे मजहब के बानी यानी जीसस क्राइस्ट को यहूदियों ने मार दिया, उसको कत्ल मानते हैं और यहूदियों के साथ बहुत ज्यादा जुल्म करते हैं इस जुर्म की वजह से। और फिर उन्हें इसराइल क्रिश्चियन इन्हें वहां पे भगा देते हैं यहूदियों को, और वो भाग जाते हैं, दुनिया के दूसरे कोनों में चले जाते हैं और यहाँ से मतलब हमेशा के लिए निकाले जाते हैं और यहाँ पे फिर क्रिश्चियनिटी आता है। तो फिर क्या होता है, पारोड जाते हैं। फिर 638 एडी में यहाँ पर अरब आर्मी का एंट्री होता है उमर के अंडर। तो अरब आर्मी इस जगह को कब्जा कर देता है, फलस्तीनी मतलब फलस्तीन का मतलब जो मुसलमानों के लिए एक मुल्क बनाता है या किंगडम बनाता है। फिर फलस्तीन की बुनियाद अरबों के आने के बाद, मुसलमानों के आने के बाद होती है 6th सेंचुरी से लेकर। फिर इसके बाद आगे फॉरवर्ड जाते हैं हिस्ट्री में, 517 में ओटोमन एम्पायर सल्तनत उस्मानिया इस जगह को कब्जा कर लेता है फलस्तीन को, और वर्ल्ड वॉर 1 तक इसे अपने कब्जे में रखता है। तो क्या होता है कि ओवरऑल इन ये जो हिस्ट्री चलता रहता है, इनमें यहूदी दरबदर हो जाते हैं अपने, मतलब जो जहां पर पैदा हुए थे उस जगह से दरबदर हो जाते हैं और दूसरे जगहों पे जाते हैं। उनको बहुत ज्यादा जुल्म होती है। यूरोप के अंदर उनके मतलब थर्ड क्लास सिटीजन की तरह बिहेव करते हैं, उनको मतलब ट्रीट करते हैं। तो आखिरकार ये तंग आते हैं हिस्ट्री में 1800 के आखिर में, 1890s के दौरान, मतलब जब 19वां सेंचुरी खत्म हो रहा होता है, तो वो एक नेशनलिस्टिक मूवमेंट स्टार्ट करते हैं जिसका नाम होता है जायनिज्म। और जायनिज्म के हिसाब से वो ये सोचते हैं कि मतलब हमें जो है ना, हम यहूदियों को दुनिया भर में निकाला गया, हमारा कोई वतन नहीं है, हम जहां पर रहते हैं हमें वहां पे थर्ड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट करते हैं। हम क्या करते हैं, अपने लिए एक
अलग मुल्क बनाते हैं, जहां पर हमारे मतलब वो कहते हैं कि हम रहते थे हजारों साल पहले, 3000 साल पहले जब किंग सोलोमन वहां पर रहता था, तो वहीं पर किंगडम ऑफ इसराइल पर हम दोबारा अपने मुल्क बनाते हैं, क्योंकि उस वक्त क्या था, फलस्तीन बना हुआ था, मुसलमानों ने वहां पर फलस्तीन बनाया हुआ था मुसलमानों के लिए मुल्क। तो जायनिज्म के तरीके मतलब आइडियोलॉजी के अंदर वो अपने लिए एक नया मुल्क बनाने के बारे में जद्दोजहद करते हैं। तो क्या होता है आगे फॉरवर्ड, वर्ल्ड वॉर 1 आता है। वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटिश जो है ना यहूदियों की सपोर्ट हासिल करने के लिए, मतलब अमेरिका के अंदर यहूदियों की सपोर्ट हासिल करने के लिए, सोवियत यूनियन के अंदर यहूदियों की सपोर्ट हासिल करने के लिए बालफोर डिक्लेरेशन साइन करता है वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान, और कहता है कि मैं आप लोगों को एक नया वतन देने में मदद दूंगा, क्योंकि ब्रिटिश वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान सुपर पावर था। तो बालफोर डिक्लेरेशन उन्होंने साइन कर दिया और कहा कि जर्मनी के खिलाफ मुझे आप सपोर्ट कर दें, क्योंकि ओटोमन अंपायर जिसके अंडर फलस्तीन था वो भी जर्मनी के साथ था। तो यूके ने यहूदियों को कहा मेरा आप साथ दें, मैं बालफोर डिक्लेरेशन साइन करके आप लोगों के लिए नया वतन बनाने में इसराइल की जमीन पर आप लोगों को मदद दूंगा। तो क्या हुआ कि वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान यहूदियों ने भरपूर तरीके से ब्रिटिश का साथ दिया और फिर जर्मनी को हरा दिया, और इसके बाद मतलब इनको इनका रिवार्ड भी मिलना था। तो क्या हो गया कि ब्रिटिश के हाथों में आ गया। याद रखें वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी हार गया था, सल्तनत ओस्मानिया भी ब्रिटिश के अंदर आ गया, तो फिर उसने फलस्तीन को कब्जा किया और यहूदियों को कहा कि आप लोग जहां से आना चाहते हैं, यहाँ पर फलस्तीन के अंदर अपने लिए एक मुल्क बनाना चाहते हैं, आप आ जाएं, हमारी पूरी तरह आप लोगों को सपोर्ट है। तो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद इनके आने का सिलसिला शुरू हो जाता है और वर्ल्ड वॉर 2 तक लाखों लोग यहाँ पर आते हैं। फिर फिर आगे आता है वर्ल्ड वॉर 2 1939 पे स्टार्ट होकर 1945 पे। इस वक्त क्या होता है जर्मनी के अंदर यहूदियों का होलोकॉस्ट हो जाता है। तो जर्मनी के अंदर हिटलर बहुत ज्यादा मारता है, 60 लाख यहूदियों को कत्ल कर देता है। तो यहूदी भाग जाते हैं, कुछ अमेरिका की तरफ जाते हैं, कुछ फलस्तीन की तरफ आते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनका ऑलरेडी वतन बनाने का प्लान था। तो यहाँ पर और ज्यादा इनकी पॉपुलेशन बढ़ती है होलोकॉस्ट के दौरान, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, हिटलर के राज के बाद। तो यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में आ जाते हैं। तो आगे फॉरवर्ड जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होती है 1945 में, तो क्या होता है कि यूके यूएन पार्टीशन प्लान, यूएन को कहता है कि आप जो है ना ये जो फलस्तीन का जमीन है इसे पार्टीशन कर दें यहूदियों और फलस्तीनियों के दरमियान। यूएन पार्टीशन प्लान 1947, और उस पार्टीशन प्लान के तहत ये जो फलस्तीन का जो जमीन था इसका 55% यहूदियों को दे दिया गया और 45% मुसलमानों को दिया गया, फलस्तीनियों को दिया गया। तो ये बात ना तो फलस्तीनियों को अच्छी लगी ना तो अरब ममालिक को अच्छी लगी। तो क्या हुआ उन्होंने मतलब, और एक बात याद रखें ये जब यूएन पार्टीशन प्लान हुआ था, जेरूसलम को किसी को भी नहीं दिया, ना इसराइल को दिया गया ना ही फलस्तीन को दिया गया। जेरूसलम जो कि फलस्तीन के अंदर वाक़ है इसको किसी को नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि ये दुनिया के 3 बड़े मज़ाहिब के लिए मुकद्दस जगह है। क्रिश्चियनिटी के लिए मुकद्दस जगह है, मुसलमानों के लिए मुकद्दस जगह है और यहूदियों के लिए मुकद्दस जगह है। क्योंकि यहाँ पर हरम अल शरीफ मौजूद है, मस्जिद अल अक्सा, और इसराइलियों का दी वेस्टर्न वॉल मौजूद है। तो ये सबके लिए मुकद्दस था। तो यूएन ने कहा कि इसे मैं रख लेता हूँ, किसी को नहीं देता हूँ। तो क्या हो गया इस पार्टीशन प्लान के बाद यूके वहां से चला जाता है 1948 साल 1948, और 14 मई को इसराइल अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करता है। और ये बात सुनकर, डिक्लेरेशन के बाद सुनकर अरब ममालिक बहुत गुस्से हो जाते हैं और उसके अगले दिन 15 मई 1948 को वो जो है ना इसराइल पर हमला कर देते हैं। अब ये समझा जा रहा था कि मतलब वो इसराइल नया बना हुआ एक छोटा सा मुल्क है और अरब सारे ममालिक हैं उनको यकीनन हरा देंगे। जब जंग हुई तो 1 साल तक चली और अरब ममालिक उससे हार गए, मतलब इसराइल से हार गए। और जितने जमीन मतलब यूएन ने दे दिया था इसराइल को, उससे ज्यादा जमीन इसराइल ने कब्जा कर लिया फलस्तीनियों के। तो इस जंग को मतलब उस जंग को जो 1948 में हुआ था, अरब उसे नकबा कहते हैं, मतलब तबाही कहते हैं, क्योंकि जिसमें
अरब मुसलमानों ने आ गया था और 70,000 फलस्तीन रिफ्यूजी बनकर निकले थे और लाखों मर गए थे। और इजराइली उस जंग को वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं। तो इसके बाद क्या होता है, आता है साल 1950 आता है। इसमें इसराइल एक एक्ट पास करता है जिसका नाम होता है लॉ ऑफ रिटर्न, जिसके मुताबिक दुनिया भर में जहां कई यहूदी है वो इसराइल में आ जाए। मतलब जिस जुबान से हैं, जिस रंग से हैं, जिस नस्ल से हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो यहूदी है वो इसराइल के अंदर आ जाए इस कानून के तहत। तो आगे फॉरवर्ड बढ़ते हैं तो साल 1944 में पीएलओ बनता है। अरब ममालिक मिलकर फलस्तीन के अंदर जितने भी लीडर्स होते हैं जैसा कि यासिर अराफात, उनके साथ मिलकर एक फलस्तीन का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और इसके दो विंग्स होते हैं, एक पॉलिटिकल विंग्स होता है जो ग्राउंड में पॉलिटिकल अवेयरनेस, पॉलिटिकल शऊर देता है फलस्तीनियों को, और एक मुसल्ला जद्दोजहद का तंजीम होता है जो मतलब जंगे लड़कर, मतलब हथियार की जंग लड़कर इसराइल के खिलाफ लड़ता है। तो ये बनता है। इसके बाद आता है साल 1946। इस साल में क्या होता है कि अरब ममालिक फैसला करते हैं कि हम इसराइल को अटैक करेंगे। तो वो अटैक करते हैं इसी साल, और जब वो अटैक करते हैं सारे ममालिक, बहुत सारे, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट वगैरह, ये सारे ममालिक इसराइल के ऊपर हमला कर देते हैं और 6 दिन के अंदर मतलब वो हार जाते हैं। इसराइल उनको हराता है और उससे भी ज्यादा जमीन अपने अंडर में ले लेता है। गाजा को अपने अंडर लेता है, वेस्ट बैंक को अपने अंडर ले लेता है, जितने भी जमीनें होते हैं सारा अपने अंडर ले लेता है। और यहाँ पे मतलब इनके हाथों में कुछ सा नहीं बचता है। फिर ये ट्रीटी करते हैं, यूएन की मदद से ट्रीटी करते हैं, और जो है ना इजिप्ट और सीरिया ये दूसरे ममालिक कंप्रोमाइज करते हैं। तो क्या होता है फलस्तीनी देखते हैं यार बाकी जितने मुसलमान ममालिक हैं वो हमें साथ तो दे रहे हैं, लेकिन जब हकीकत में हमारे को मदद करने की जरूरत पड़ी उन्होंने मुआवजा कर लिया, अमन का मुआवजा कर लिया। तो क्या होता है फिर अंदर के लोग, मतलब फलस्तीन के अंदर के लोग सोचते हैं अब हमें कुछ करना होगा। तो फिर साल 1969 में यासिर अराफात पीएलओ का जो है ना चेयरमैन बनता है, और वो बहुत ज्यादा जद्दोजहद करता है, मतलब अपने मुसल्ला जद्दोजहद को आगे बढ़ाता है, प्लेन्स हाईजैक करता है, ओलंपिक्स के गेम में इसराइलियों को मारता है बहुत ज्यादा, मतलब इसराइल के नाक में दम करके रखता है यासिर अराफात जब पीएलओ का चेयरमैन बनता है 1969 के बाद। तो मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्ड करता है। फिर आगे बढ़ते हैं साल 1973 में। क्या होता है कि 1973 में यहूदियों का एक मजहबी दिन होता है, जिस तरह हमारे ईद होते हैं, यहूदियों के होली वगैरह होते हैं, तो उनका एक दिन होता है योम किपुर। तो इस दिन क्या होता है कि मुसलमान ममालिक सोचते हैं कि हम क्या करते हैं, इस दिन वो खुशियां मना रहे होते हैं, हम उन पर अटैक करते हैं, सरप्राइज अटैक करते हैं। वो क्योंकि बिजी होते हैं तो वो इजिली हार जाते हैं। तो जब वो योम किपुर के दिन हमला कर देते हैं सीरिया और इजिप्ट इसराइल के अंदर, तो क्या होता है कि वो हार जाते हैं, उनको हरा देता है, फिर से इसराइल जीत जाता है। अब अगर देखा जाए मतलब अरब के मुसलमानों के बड़े बड़े ममालिक, बहुत सारे ममालिक को एक छोटा देश हर वक्त हराता है। इसका सबसे बड़ा वजह यही हो सकता है कि सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं, और साथ साथ मतलब सुपर पावर अमेरिका का भी साथ है ना। मतलब लोग कहते हैं कि सर्वाइवल का जंग लड़ रहा है इसीलिए वो पावरफुल बन जाता है। वो नेचुरल सिलेक्शन के जो थ्योरी होता है इसके हिसाब से कुछ थ्योरी भी देते हैं, और साथ साथ उसपे मतलब सुपर पावर अमेरिका का भी सपोर्ट है। तो इसके बाद आता है साल 1987। 1987 में क्या होता है, फर्स्ट इंतिफादा होता है। ये होता है कि 1987 में, करेक्शन करता हूं मैं, 1987 में क्या होता है कि फर्स्ट इंतिफादा स्टार्ट होता है। 1987 में क्या होता है कि फलस्तीन के अंदर, गाजा के अंदर इसराइल का एक ट्रक 4 फलस्तीनियों को कुचल देता है। इसके बाद मतलब फलस्तीनियों के अंदर गम गुस्सा बहुत ज्यादा होता है, वो प्रोटेस्ट करने लगते हैं, जालिमाना लेवल के प्रोटेस्ट करते हैं, पत्थरें फेंकते हैं, मतलब इसराइल के फोर्सेस के खिलाफ बहुत ज्यादा मतलब वायलेंस करते हैं, बहुत ज्यादा। 5 साल तक चलती है, 1993 तक ये सब चलती है, और इसराइल मतलब बहुत ज्यादा तंग आता है फर्स्ट इंतिफादा में। फिर क्या होता है कि इस वक्त इस इंतिफादा को पीएलओ लीड कर रहा होता है, और पीएलओ की जो लीडरशिप है वो देखकर इसराइल बहुत ज्यादा घबरा जाता है, और वो इसको काउंटर करने के लिए एक और ऑर्गेनाइजेशन
पैदा करता है जिसका नाम होता है हमास। हमास को पीएलओ को मतलब काउंटर करने के लिए 1987 में बनाया था, और बाद में इसको नहीं पता, इसराइल को नहीं पता था कि यही हमास मेरे खिलाफ जो है ना बहुत बड़ा गले की हड्डी बन जाएगी, तो इसको बनाया था उनको काउंटर करने के लिए। तो इंतिफादा से मतलब तंग आकर आखिरकार 1993 में क्या होता है कि ओस्लो अकॉर्ड्स होते हैं 1993 में। मतलब पीएलओ भी देखता है और इजरायली प्राइम मिनिस्टर देखता है कि यार बहुत ज्यादा हो रहा है, लोग बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे हैं, कहीं इसका रिजल्ट कुछ गलत ना हो जाए, तो ओस्लो अकॉर्ड्स करते हैं। इसके ओस्लो अकॉर्ड्स 1993 में होता है और इसके मुताबिक पीएलओ के लीडर यासिर अराफात और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर सीक्रेटली मिलते हैं और एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करते हैं। मतलब एज अ कंट्री, सोवरेन नेशन एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करते हैं सीक्रेटली। फिर जब लोगों को पता चलता है तो दोनों तरफ लोग गुस्सा करते हैं। इसराइल के लोग यहाँ तक गुस्सा करते हैं कि मतलब वो कहते हैं कि हम फलस्तीनियों के साथ अमन में नहीं रह सकते हैं, तो वो क्या करते हैं अपने प्राइम मिनिस्टर को कत्ल कर देते हैं कि आपने क्यों उन्हें इग्नोर रिकॉग्नाइज किया। और इसके साथ साथ इस तरह फलस्तीनियों के साइड में भी सेम रिएक्शन आता है और लोग पीएलओ के गालियां देने लगते हैं, उसका सपोर्ट खत्म हो जाता है, क्योंकि वो कहते हैं कि हम कभी भी इजरायलियों के साथ अमन में नहीं रह सकते हैं। आप लोगों ने जो है ना हमारे खिलाफ ये किया है कि आप लोगों ने उसको रिकॉग्नाइज किया, हम कभी नहीं चाहते हैं। और यहाँ पे जो है ना पीएलओ का जो है ना पूरी तरह वहां पे पॉपुलरिटी खत्म हो जाती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, साल 2000 में सेकंड इंतिफादा होता है। 2000 में क्या होता है कि इजराइल का प्राइम मिनिस्टर कहता है कि आराम अल शरीफ यहूदियों का है, मुसलमानों का नहीं है। तो इस बात पर मुसलमान बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, तो वो प्रोटेस्ट करते हैं, वायलेंस करते हैं, कहते हैं कि ऐसा आपने कैसे कहा कि हरम अल शरीफ मुसलमानों का एक मुकद्दस जगह है। इस बात पर 2000 से लेकर 2005 तक सेकंड इंतिफादा चलता है, और फिर 2005 में सेकंड इंतिफादा भी खत्म हो जाता है, मतलब प्रोटेस्ट वायलेंस वगैरह खत्म हो जाता है। फिर आता है साल 2006 और उसमें इलेक्शंस हो जाते हैं, और उस इलेक्शन में इसराइल और पीएलओ चाहते हैं कि मतलब पीएलओ जीत जाए और हमास किसी भी तरीके से ना जीत जाए, क्योंकि इस वक्त ये होता है कि पीएलओ इसराइल के साथ थोड़ा अमन के साथ रहने का बात कर रहा होता है, और लोग चाहते हैं कि इसराइल के साथ अमन में नहीं रहना, और हमास ये कर रहा था कि इसराइल के साथ अमन में रहने के लिए तैयार नहीं था। जब इलेक्शंस हुए तो रिजल्ट शॉकिंग हो गई कि हमास जीतेगा, क्योंकि सब यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पीएलओ इतना पावरफुल है, पीएलओ जो है ना जीत जाएगा। इस वक्त पीएलओ का एक नया फैक्शन बना था जिसका नाम था फतह, और 2007 में हमास और फतह के दरमियान जो है ना सेपरेशन हुई। गजा को हमास कंट्रोल करने लगा और वेस्ट बैंक को फतह कंट्रोल करने लगा। और आज भी अगर देखें तो गजा पर ज्यादा मतलब वो प्रोसिक्यूशन हो रहे हैं, वेस्ट बैंक पे ज्यादा नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वो थोड़ा उनके साथ अमन के साथ रहना चाहते थे, फतह और हमास। इसके बाद आता है साल 2020 में अब्राहम अकॉर्ड होता है, जिसमें अरब ममालिक क्या करते हैं, यूएई, मोरक्को, बहरीन क्या करते हैं, इसके साथ इसराइल के साथ अमन के साथ रहना चाहते हैं, अमन के साथ मुआवदा करते हैं कि हम आपके साथ अमन में रहते हैं। फिर आता है साल 2021 मई के महीने में 11 दिन की जो है ना इनकी टेंशन होते हैं, और फाइनली आता है 7 अक्टूबर 2023, जिसमें हमास जो है ना इसराइल के ऊपर अटैक करता है, और उसके बाद इसराइल मुसलमानों के लिए हर तरह का जुल्म ढाता है। और आज मतलब उस रात क्या हुआ उसका नतीजा आज आपके सामने उसको आपने पढ़ लिया। तो यही है इसका मुख्तसर सा हिस्ट्री हमने आपको बताया। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। अल्लाह हाफिज।